हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो आज हम लेंगे प्लेटो के बारे में जानेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक, जिन्हें राजनीतिक दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। चूंकि प्लेटो के जो विचार थे उनमें व्यवस्थित क्रम देखने को मिला, जो उससे पहले के विचारकों ने अपने विचारों को नहीं दिया। प्लेटो ने राज्य संबंधी, न्याय संबंधी, नागरिकता संबंधी बहुत विचार दिए, जिन्होंने राजनीति में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। तो आइए जानते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लेस था और इनके एक एक्सरसाइज टीचर थे, जिन्होंने इनके चौड़े कंधे देखकर इनको प्लेटो नाम से पुकारने लगे और वही नाम आगे चल के विश्वविख्यात होता है। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की, जो यूनान का सबसे पहला विश्वविद्यालय बना। प्लेटो के विचार सुकरात के विचारों से पूर्णतः प्रभावित थे और इतने अधिक प्रभावित थे कि मैक्सी एक विचारक हैं, जिन्होंने ये कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। मीन्स कि प्लेटो के जो विचार हैं वो लगता ही नहीं कि सुकरात से अलग हैं। ऐसे लगता है मानो प्लेटो के अंदर सुकरात फिर से जीवित हो उठे हैं, ऐसा मैक्सी ने कहा। आइए देखते हैं प्लेटो की कुछ रचनाएं। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे फेमस रचना है और वो न्याय के ऊपर लिखा गया न्याय से संबंधित है। रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत किया, न्याय से संबंधित विचार दिए, इसीलिए इसका एक उपनाम न्याय के नाम से जाना जाता है। इनकी दूसरी रचना है लॉज, जो विधि के शासन प्रबंध के बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं। स्टेटमेंट, जिसमें संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। इनकी और भी रचनाएं हैं, कई सारी रचनाएं प्लेटो ने की। अपोलोजी, फेडो, प्रोटोगोरस, मीनो, जॉर्जियस। तो ये थी प्लेटो के द्वारा लिखित कुछ रचनाएं। अब बात करते हैं कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। चूंकि शिक्षा समाज का आधार होती है, राज्य की आधारशिला में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लेटो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे, चूंकि प्लेटो कहते थे शिक्षा ही न्याय का आधार होती है। वो मनुष्य को सही और गलत में फर्क बताती है। तो प्लेटो के समय में स्पार्टा व एथेंस में अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। जैसे एथेंस में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो परिवार द्वारा की जाती थी, परिवार शिक्षा देता था बालक को। और स्पार्टा में समय समय पे बाह्य आक्रमण होते थे, तो उन आक्रमणों से बचने के लिए वहां के लोगों में सैनिक शिक्षा प्रचलित थी, वहां सैनिक शिक्षा दी जाती थी और नारियों को भी सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो प्लेटो के जो विचार थे वो एथेंस और स्पार्टा दोनों से प्रभावित थे और प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा दोनों को सम्मिलित किया और एक शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की। शिक्षा को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और प्रत्येक शिक्षा के बाद एक एग्जाम की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से योग्य बच्चे आगे दूसरी शिक्षा में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो देखते हैं, प्लेटो ऐसा भी कहते हैं कि राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मीन्स शिक्षा की जो व्यवस्था है वो राज्य द्वारा होगी तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो पाएगी और सबके लिए समान व्यवस्था हो पाएगी। तो प्लेटो ये कहते थे कि 7 वर्ष के बाद राज्य क्या करेगा, बच्चों को अपने उसमें ले लेगा, अपने अंतर्गत ले लेगा और उनकी सारी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो प्राथमिक शिक्षा 7 से 18 वर्ष, व्यायाम की शिक्षा इसमें दी जाएगी, संगीत की दी जाएगी। 18 से 20 वर्ष की शिक्षा में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कि
लोगों को सैन्य प्रशिक्षण से प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर उसके बाद एक एग्जाम होगा और इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सकेंगे। 20 से 30 वर्ष की आयु में अंकगणित, रेखागणित, मनोविज्ञान व दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। और जो बच्चे, फिर एक एग्जाम रखा गया, और जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो फिर से 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिनमें द्वंद्व व दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। और ये शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे प्रशासनिक सेवा में ले जाएंगे। उसके बाद लास्ट में वो बताते हैं व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा की आयु उन्होंने 35 से 50 वर्ष निर्धारित की, और 35 से 50 वर्ष में जो लोग शिक्षा लेंगे वो हमारे राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा उत्पन्न करेंगे। मीन्स जो योग्य होगा वही आगे पहुंचेगा, अन्यथा वो पहले ही रुक जाएंगे। तो जब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आगे बढ़ने का उनको अवसर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही चुनकर ऊपर जाएंगे, तो वो लेंगे व्यवहारिक शिक्षा, जिसमें कि 35 से 50 वर्ष तक वो अध्ययन करेंगे, और ये हमारे दार्शनिक राजा के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा की एक लंबी, एक विस्तृत रूपरेखा प्लेटो ने प्रस्तुत की, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक आदर्श राजा के और दार्शनिक राजा का निर्माण करेगी। रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो ने कहा, ये रूसो का विचार था, कथन था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मीन्स प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा से जुड़े इतने श्रेष्ठ विचार प्रस्तुत किए कि मानो ऐसा प्रतीत होने लगा कि रिपब्लिक जो है वो शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो ऐसा कहते थे। प्लेटो का कथन है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम होती है। प्लेटो ने कहा कि एक अच्छी शिक्षा हमारी आत्मा के लिए संगीत का कार्य करती है, और एक अच्छी शिक्षा हमारे शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम होती है। जिस तरीके से एक्सरसाइज से हमारे शरीर का विकास होता है और संगीत से हमारे विचारों को एक गति मिलती है, उस तरीके से शिक्षा हमें गति प्रदान करेगी। तो शिक्षा जरूरी है हमारी आत्मा के लिए और हमारे शारीरिक विकास के लिए। प्लेटो शिक्षा को न्याय का आधार स्तंभ कहते हैं, क्योंकि शिक्षा से सद्गुण आता है और दुर्गुणों का विनाश होता है। तो प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो न्याय का आधार है, और शिक्षा के द्वारा मानव में सद्गुण विकसित होते हैं और उनके दुर्गुणों का नाश होता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। एक आदर्श राज्य की संकल्पना में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा प्लेटो अपने विचारों में बताते हैं। तो अभी हमने जाने प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। अब हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य से जुड़े क्या विचार हैं। तो प्लेटो ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए वो आदर्श राज्य संबंधी विचार दिए कि आदर्श राज्य किस प्रकार से होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का जन्म वृक्ष व चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें बसने वाले व्यक्तियों के उत्तम चरित्र से होता है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि हमारे राज्य पे जो प्राकृतिक संपदा है, जो उसके भूमि के अंतर्गत आने वाले बहुत प्राकृतिक संसाधन है, वो एक राज्य का निर्माण नहीं करते, बल्कि राज्य का निर्माण होता है उसमें निवास करने वाले लोगों के अच्छे चरित्र से। जितने अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति जिस राज्य में होंगे उस राज्य का उतना ही विकास होगा। वो कहते हैं कि जितने वीर लोग होंगे राज्य में उतना ही वीर राज्य बनेगा। तो इस प्रकार से वहां के लोग किस प्रकार के हैं, वहां के नागरिक किस प्रकार के हैं, वही अच्छे राज्य का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक आदर्श राज्य में उनके नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। तो व्यक्ति का एक जो बड़ा स्वरूप हम कह लें उसे राज्य माना है प्लेटो ने। आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा है सैन्य वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा है उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं।
जैसे विवेक, साहस और तृष्णा। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी वह उसी प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो प्लेटो बताते हैं कि जो शासक वर्ग है वो बुद्धि और विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, और जो सैनिक वर्ग है वो साहसी होगा, वीर होगा, निडर होगा, और उत्पादक वर्ग जो है वो तृष्णा से भरा होता है, उसमें इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, और वो निर्माण करता है उत्पादक वर्ग का। तो इस तरीके से जब ये राज्य में अपने निश्चित अनुपात में इनकी जनसंख्या होगी तो एक आदर्श राज्य की संकल्पना की जाती है। प्लेटो कहते हैं कि शासक जो है, शासक वर्ग में आने वाले लोग हैं, अगर बुद्धिमान लोग और विवेकवान लोग कम भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि शासन करने वाले लोग कम होते हैं। सबसे ज्यादा होना चाहिए उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग। फिर तो चूंकि उत्पादक वर्ग क्या करेगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधी कार्य करेगा, व्यापार संबंधी कार्य करेगा, जिससे कि राज्य की आय में वृद्धि होगी। और सैनिक वर्ग क्या करेगा, सैनिक वर्ग राज्य को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये भी अधिक संख्या में होने चाहिए। इस तरीके से जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य निश्चित रूप से करेंगे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करेंगे, किसी और के अधिकार में और कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ही आदर्श राज्य की संकल्पना निर्धारित हो सकती है। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा द्वारा शासन किया जाएगा, जो कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को बताया है। तो दार्शनिक राजा क्या करेगा, दार्शनिक राजा एक कुशल शासक होगा, जो अपने दार्शनिक राजा राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का तादात्म्य स्थापित कर लेता है, सभी के हितों की पूर्ति ही अपना कर्तव्य समझता है, सभी व्यक्तियों के लिए निश्चित कर्तव्य सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से दार्शनिक राजा होता है जो वो क्या करता है, स्वयं का हित और अपनी प्रजा के हित के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, एक तारतम्य स्थापित करता है, जिससे बैलेंस बना रहे और स्वयं का हित भी हो और जनता का हित भी हो, चूंकि दार्शनिक राजा का कर्तव्य प्रजा का हित करना है। तो जब वो स्वयं अपना कर्तव्य क्या समझेगा कि प्रजा का हित करना, और उसी कर्तव्य के लिए वो कार्य करेगा, तो ही वो दार्शनिक राजा एक आदर्श राज्य में की स्थापना कर सकेगा। और क्या करेगा, साथ ही साथ वो जो भी व्यक्ति हैं राज्य में उनके कर्तव्य सुनिश्चित कर देगा कि पर्टिकुलर वर्ग का क्या कर्तव्य है। जैसे हमारा उत्पादक वर्ग वो उत्पादन संबंधी कार्य संभालेगा, सैनिक वर्ग सुरक्षा संबंधी, शासक वर्ग शासन व्यवस्था अपने हाथ में संभालेंगे। तो जब सबके काम निश्चित होंगे और सब अपने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी भावना से करेंगे, किसी और के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी आदर्श राज्य की संकल्पना साकार हो सकती है। इसके अलावा अरस्तु कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, आदर्श राज्य में साम्यवाद होना चाहिए। अब ये साम्यवाद क्या है, तो साम्यवाद की जो संकल्पना है वो प्लेटो ने प्रस्तुत की। क्या संकल्पना है कि जो हमारा शासक वर्ग होगा और जो सैनिक वर्ग होगा, इन दोनों के लिए साम्यवाद, वो साम्यवाद कैसा, परिवार व संपत्ति का साम्यवाद। परिवार और संपत्ति का साम्यवाद, तो प्लेटो ये कहते हैं अपनी इस विचारधारा में कि जो शासक वर्ग है और जो हमारा सैनिक वर्ग है, इनको अपना स्वयं का परिवार व संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। ये लोग एक निश्चित जगह पे सब मिलजुल कर रहेंगे और सभी की संपत्ति सबकी होगी, सभी सबके पति पत्नी होंगे और उनसे उत्पन्न संतानें राज्य की होंगी। तो इस तरीके की साम्यवाद की व्यवस्था ये अपने आदर्श राज्य में करते हैं। नर नारियों में समान अधिकार, जो भी स्त्री और पुरुष होंगे उन सबको समान अधिकार की बात करते हैं। तो आदर्श राज्य वही होता है जो अपने नागरिकों को समानता का अधिकार दे, जिसमें कोई भेद ना करे कि वो स्त्री है या वो पुरुष है। जैसा कि हमने इनके शिक्षा संबंधी विचार में भी देखा कि नारियों को भी सैन्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। राज्य का आकार ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो आदर्श राज्य वही राज्य होगा जिसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा राज्य में शासन करना कठिन होगा और बहुत छोटे राज्य की
इतना छोटा अगर हो कि वहां की जरूरतें भी पूरी ना कर पा रहा हो तो भी बेकार है। तो आदर्श राज्य एक मध्यम स्वरूप होना चाहिए उसका, कि इतना हो कि अपने नागरिक व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, ऐसा प्लेटो कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेटो के जो विचार हैं, इनके आदर्श राज्य संबंधी जो विचार हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और शिक्षा संबंधी जो विचार दिए वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इनके आदर्श राज्य संबंधी जो विचार हैं उनमें कुछ लोग आलोचनाएं करते हैं, जैसे साम्यवाद की व्यवस्था को लेकर इनकी आलोचनाएं की जाती है। तो अरस्तु जो इनके खुद के शिष्य थे वो ये कहते थे कि प्लेटो ने जो साम्यवाद स्थापित करने की बात की है वो पशु जाति के कानून को मनुष्य वर्ग पर लागू करने की बात करते हैं, जो कि असंभव है। तो ऐसा कहकर भी इनकी आलोचनाएं की हैं। इसके अलावा इनका जो सैनिक और उत्पादन वर्ग वाली बात है उसमें ये कहते हैं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं और जिसकी प्रधानता अधिक है उसी प्रकार का व्यक्तित्व होगा। तो उस विचार को भी सभी विचारक उससे सहमत नहीं है। पर फिर भी हम देखते हैं कि प्लेटो का जो योगदान है वो अपने आप में राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और उनका जो विचार है वो आज भी कहीं ना कहीं राजनीति में अपना महत्व दर्शाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।